और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा कारगर हो सकती है एग्जाम्स के लिए। वो अपने एग्जाम के लिए हमारी बातों से एक आध अगर क्वेश्चन निकाल पाते हैं तो हमारे लिए गर्व का विषय होगा। एक्चुअली हम लोगों के बीच में इतिहास को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। अलग अलग धारणाएं का मतलब इतिहास को हर कोई अलग अलग तरीके से समझता है। जैसे कोई हिस्टोरियन है, कोई इतिहासकार है, तो उसकी जो सोचने की क्षमता है, उसकी जो समझने की क्षमता है, वो अपने तरीके से सोचता है। जैसे कोई थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, वो इतिहास को किसी दूसरे तरीके से सोचता है। और जो कम पढ़ा लिखा आदमी है, वो इतिहास को अपने तरीके से, कहानियों के माध्यम से और लोकोक्तियों के माध्यम से, इन सारी चीजों के माध्यम से समझता है। और वैसे अगर देखा जाए तो इतिहास के सोर्सेस की जब हम बात करते हैं तो दो तीन सोर्सेस प्रमुखता करते ही हैं। सबसे पहला अपना पुरातात्विक सोर्स होता है ना, पुरातात्विक पुरातात्विक सोर्स होता है ना। दूसरे सोर्स की बात करें तो साहित्यिक सोर्स होता है। और तीसरे की बात करें तो लोग विदेशी यात्रियों का, क्या कह सकते हो, विदेशी यात्री, ये कह सकते हो। तो तीन सोर्सेस को हम लोग कंसीडर करते हैं जब इतिहास पढ़ते हैं। तो पुरातात्विक सोर्स तो सीधी सी बात है कि पुरातात्विक सोर्स के बारे में वही ज्यादा समझेगा जो हिस्ट्री से संबंधित होगा, है ना, जिसका हिस्ट्री से संबंध होगा, यानी जो हिस्ट्री को पढ़ लिख रहा होगा। साहित्यिक सोर्सेज में ये लोग भी शामिल हो जाते हैं, और जो लोकल होते हैं, है ना, लोकल का मतलब समझ रहे हैं, जो किसी जैसे किसी स्थानीय व्यक्ति को ले लो, है ना, लोकल की बात करें, स्थानीय व्यक्ति को ले लें तो वो साहित्य भी पढ़ता है, थोड़ा बहुत कथाओं के माध्यम से, थोड़ा बहुत कहानियों के माध्यम से, थोड़ा बहुत गीतों के माध्यम से, वो भी इसमें शामिल हो जाता है। और मानवीय या विदेशी यात्री कह लो, हम इसको मानवीय को हटा ही देते हैं, हम विदेशी यात्री सीधा सीधा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विदेशी यात्री, ठीक है। तो इन तीन टाइप के सोर्सेस को हम अपने ध्यान में रखते हैं जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं। यहां पर अगर इनके प्रभाविकता के बारे में बात की जाए कि कौन सा सबसे ज्यादा प्रभावी है, तो सबसे ज्यादा जो प्रभावी होता है और सबसे ज्यादा जो मान्य सोर्स है, जो मान्य सोर्स है, वो है पुरातात्विक सोर्स। क्योंकि ये बहुत पुराना है, पत्थरों पर उत्कीर्ण किया जाता है, मुद्राएं हो सकती हैं, शिलालेख हो सकता है ना, ये सारी चीजें बहुत ही प्रामाणिक मानी जाती, क्या मानी जाती हैं, प्रामाणिक मानी जाती हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुरातात्विक सोर्स है, बहुत पुराना है, और शायद उसी काल का है या उसी के आसपास का है जिसके बारे में चीजें लिखी गई। दूसरा सोर्स क्या है, साहित्यिक। साहित्यिक सोर्सेस को हम लोग उतना प्रामाणिक नहीं मान सकते, मानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग मत है कि प्रामाणिक सोर्सेस को कितना सत्य माना जाना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं देखता हूं, कोई कवि है ना, कोई भक्त कवि, क्या है, भक्त कवि, है ना। और आप साहित्यिक सोर्सेज में चले जाते हैं तो सर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में पुराण है आपके, इससे पहले वेद वगैरह है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ पुराणों की बात करूंगा यहाँ पर। और भी जितने भक्त कवि हैं उनकी रचनाएं हैं। जब इन सबको आप पढ़ते हैं तो इनको क्या पूरी तरीके से सत्य माना जा सकता है, कवियों ने जो कुछ लिखा है क्या उसको पूरी तरीके से सत्य माना जा सकता है। चलिए मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूं, उस पे जाके देखिएगा उस वीडियो को। एक वीडियो आया था अभी विकास देवकीर्ति सर का, जो वो अपने, जो उनके गुरु जी हैं, 40 साल के बाद उनका रिटायरमेंट हो रहा था, उसमें वो दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे कि जहां तक हम लोग किसकी बात करें, कवियों की बात कर रहे हैं, तो वहां पर उनके गुरु जी ने कहा कि देखिए जो सोशल साइंस है इसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता नहीं है। इसका क्या मतलब है कि उसको जो कुछ बुक्स में, है ना, जो कुछ बुक्स में, कॉपीज में जो कुछ उसको लिखा हुआ, यानी रिटन एविडेंसेस, है ना, ये सारी चीजें जो उसको मिलती हैं वो सीधे उसी से अपना अर्थ लगाना शुरू करता है, वो अपने तरीके से नहीं सोचता है, ठीक है।
लेकिन मुझको जहां तक लगता है कि ये बात थोड़ी थोड़ी सी, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से सही नहीं है, बात सही है, लेकिन जब इतिहासकार इतिहास को लिखता है तो ऐसा नहीं है कि वो सोचता नहीं है, उसको जो मिलता है वही लिख देता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि तुलसीदास जी ने लिखा कि बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ठीक है, अब यहां पर कहा जा रहा है कि जब बाल समय में बजरंगबली ने, भगवान महावीर ने, यानी कि महावीर, मैं उन महावीर जैन महावीर की बात नहीं कर रहा हूं, महावीर यानी हनुमान जी, हनुमान जी ने सूर्य को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। अब यहां ग्रहण करने से जरा आप तात्पर्य लगाइए, अगर आप इतिहासकार हैं सच्चे या इतिहास को समझने वाले हैं, ग्रहण करने से क्या क्या अर्थ लगाया जा सकता है? भक्षणा, भक्षण करना, तो भक्षण करना, तो बाल समय रवि भक्ष लियो, इसका मतलब आप कई तरीके से लगा सकते हो। चलो ठीक है, अगर इससे भी आप नहीं समझ पा रहे, इसको भी आप करें नहीं वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो सूर्य को निगल भी सकते हैं, हम इसको भी मानते हैं। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं। एक तुलसीदास जी ने लिखी चौपाई जिसमें उन्होंने लिखा कनक भूधरा कार शरीरा, है ना, शायद हनुमान जी के बारे में ही लिखा हो, कनक भूधरा कार शरीरा, यानी कि ऐसा शरीर, भूधरा का यानी कि भूधर मतलब पर्वत, भूधर मतलब क्या होता है, भूधर मतलब क्या होता है, पर्वत, कनक भूधराकार, इतना बड़ा शरीर की जैसे पर्वत हो। अब इसका कहने का मतलब किसी का शरीर पर्वत के बराबर थोड़ी ना हो सकता है। फिर आप कहेंगे देखो इसमें धर्म की चीजों को नहीं लाएंगे, सिर्फ इतना सोचेंगे कि इतना बड़ा पर्वत हिमालय, इतना बड़ा शरीर, कहने का मतलब एक सिंबॉलिक है, एक सिंबल दिया है कि इतना बड़ा शरीर यानी बहुत बड़ा शरीर। इस तरीके से जब आप अर्थ को लगाएंगे तब साहित्यिक सोर्सेस को आप एक अच्छा सोर्स दिखा पाएंगे। नहीं तो ऐसे भी चौपाइयां हैं, ऐसे भी दोहे जिसमें कह दिया हनुमान की पूंछ में, एग्जांपल्स भी देते हैं, लगन न पाई आग सकरी लंका जल गई गए निशाचर भाग, है ना। तो जब कभी कोई चीज लिखता है तो ढेर सारे सिंबोलिज्म का प्रयोग करता है, ढेर सारी ऐसी चीजों का प्रयोग करता है जो एक सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में दिखाना चाहता है। तो मैं फिर से उस बात पे आ रहा हूं कि वो जो गुरु जी थे विकास सर के, उन्होंने कहा कि भाई जो साहित्य है उसमें सिर्फ सोचना होता है, लेकिन जो सोशल साइंस है उसमें आदमी नहीं सोचता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, इतिहास लिखते समय भी इतिहासकारों को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अगर उसके पास 4 एग्जाम्पल हैं कि जैसे कह दिया कि उसके दांत 4 मीटर लंबे थे, है ना, कोई कह रहा है कि उसके दांत 500 मीटर लंबे थे, है ना, कोई कह रहा है उसके दांत 5000 किलोमीटर लंबे थे। अब आप जरा इसमें समझ के देखिए, कोई कह रहा है कि 4 फीट कह दे रहा है, 4 फीट कह दे रहा है, और कोई 4 इंच कह दे रहा है। अब जरा आप खुद सोचकर बताइए कि किसी व्यक्ति का दांत या किसी पशु का दांत कितना लंबा हो सकता है, जो कि साइंस अब तक प्रूव कर रहा है उसके हिसाब से कितना लंबा हो सकता है। 4 इंच भी हो सकता है, 4 फीट भी हो। अगर हाथी का दांत लो या किसी ऐसे जो बहुत पहले जानवर रहे हो उनके दांत की बात करो तो 4 फीट हो सकता है किसी का दांत 4 इंच रहा। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि उसके दांत 500 किलोमीटर लंबे थे, ठीक है, तो इन सोर्सेस को आप पहले ही क्या कर देंगे, कह देंगे देखो भाई ये नहीं हो सकता। संभावना जिसके सत्य होने की सबसे ज्यादा है, हम उसी चीज को इतिहास में सोर्सेस के तौर पर लेंगे, और जिसके सच होने की संभावना ही नहीं है उसको हम इतिहास में सोर्स के या स्रोत के तौर पर बिल्कुल भी शामिल नहीं कर सकते। और ये जो साहित्य है इसमें से 70 से 80% चीजें जो है वो सिर्फ गल्प होती हैं, वो सिर्फ कल्पनाएं होती हैं। जैसा कि सर ने कहा था कि साहित्य में आदमी को सोचना पड़ता है, तो क्या सोचता है, कल्पनाओं में जाता है। साहित्य क्या है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या कहेंगे,
थोड़ा सा पॉइंट लेकर उसके ऊपर कल्पनाओं का जो वो है वो मुलम्मा चढ़ाया जाता है, कल्पनाएं उसमें भर दी जाती हैं। तो कल्पनाएं की जाती हैं साहित्य में, लोग कल्पनाएं करते हैं, उसको कहीं से भी हम इतिहास नहीं मान सकते। ठीक है, तो हम जो सबसे प्रामाणिक इतिहास की संज्ञा देंगे वो पुरातात्विक सोर्सेस को देंगे। साहित्यिक सोर्सेस को भी हम क्या करेंगे, इतिहास का सोर्स मानते हैं, लेकिन उनमें से सारी चीजों को हम एकदम से सत्य नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि इसमें ऐसी भी चीजें होती हैं जो कल्पनाओं से भरी होती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैंने आपको कवियों का दिया था, जैसे मैंने आपको तुलसीदास, अब भक्त कवि हैं तुलसीदास या और कोई भक्त कवि हो सकता है, जब वो अपने आराध्य की मतलब उनके सौंदर्य का वर्णन कर रहे होंगे, उनके बल का वर्णन कर रहे होंगे, तो मुझे लगता है कोई भी भक्त कवि होगा जो अपने आराध्य को दुनिया का सबसे सुंदर, दुनिया का सबसे बली और दुनिया का सबसे ताकतवर ही बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि वो उसके लिए वो उसका आराध्य है और आराध्य से बड़ा कुछ नहीं है। तो इसलिए भक्त कवियों ने जो अपने आराध्यों को लिए लिखा है उस पर भी पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब अगली बात हम पुराणों पे चलते हैं। पुराणों में ऐसे ऐसे कथानक दिए हुए हैं, ऐसी ऐसी कहानियां दी हुई हैं कि आप बिल्कुल भी उस पर विश्वास नहीं कर सकते। और ऐसे ऐसी कहानियां उसमें दी हुई हैं कि आज मैं आपको सुनाऊंगा ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएंगी, आप बिलीव नहीं करेंगे और आप ये भी कहेंगे कि आप धर्म का अपमान कर रहे हैं, आप ये क्या कह रहे हैं। लेकिन ऐसी ऐसी कहानियां पुराणों में दी गई हैं जिस पर बिल्कुल विश्वास किया ही नहीं जा सकता है। और अगली बात, जो विदेशी यात्री है, विदेशी यात्री भी क्या करते हैं, जहां पर जाते हैं वहां की यथास्थिति के बारे में, वहां का राज्य के बारे में, वहां के राजाओं के बारे में, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में क्या करते हैं, लिखते हैं। और उनके आधार पर हम इतिहास को समझते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर यही विदेशी यात्री इसको ढेर सारा धन दौलत और सम्मान मिल जाए तो उस राजा को ये सबसे अच्छा भी कह सकता है, या जिसके यहाँ इसका तिरस्कार हुआ हो उस राजा को ये बुरा भी कह सकता है। तो यहाँ पर जब इसके विवरण को हम पढ़ते हैं तो उस पर भी हमारी बहुत पैनी नजर होनी चाहिए कि कहीं वो किसी प्रलोभनवश, कहीं वो किसी लालचवश, किसी वो सम्मान की वजह से, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इतिहास को किसी दूसरे नजरिए से देख रहा है। तो इन सारी चीजों पर भी हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो इतिहास पढ़ते हुए जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी की तैयारी, नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ कर रहे हैं, तो आपको इतिहास में या इतिहास के सोर्सेस को खूब अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और पुरातात्विक सोर्सेस, साहित्यिक सोर्सेस और विदेशी यात्रियों का विवरण, इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझते रहना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।